हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कल हमने पढ़ा था ठोस अवस्था का भाग 1 पार्ट फर्स्ट, और उसके अंदर मैंने आपको ठोसों के वर्गीकरण तक पढ़ा दिया था। और उसमें वर्गीकरण में सिर्फ मैंने आपको आणविक ठोसों के बारे में बताया था, जो कि 3 प्रकार के होते थे, क्योंकि जो अणु हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। और उसी के आधार पर हमारे पास यहाँ 3 प्रकार थे, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो है यहाँ पर दूसरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अवयवी कण होते हैं बेटा, आयन। ठीक है, अवयवी कण होंगे आयन। और आप सब जानते हो कि आयन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन। तो जहां पे आयन होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा। जब आकर्षण बल ही प्रबल होगा तो इस यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में स्वतः ही क्लियर हो जाती है कि साहब भौतिक अवस्था ठोस होगी, ठीक है, गलनांक और क्योथनांक उच्च होंगे। तो इसमें अवयवी कण होते हैं बेटा आयन। ठीक है, और इनकी जो भौतिक अवस्था है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इनकी भौतिक अवस्था की, तो इनकी भौतिक अवस्था या प्रावस्था जो होती है वो होती है ठोस, और साथ के साथ ये भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये जो हैं भंगुर भी होते हैं। भंगुर ब्रिटल नेचर क्या होता है कि आयनिक ठोस आराम से टूट जाते हैं। टूटने का रीजन क्या है कि ये वेल अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है तो समान आवेश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, इसलिए ये ब्रिटल हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं, या मैं कहूँ आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, चलो जी भाई, इनके जो गलनांक क्योथनांक है एमपी बीपी जो है इनके, वो होते हैं उच्च, हाई होते हैं। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में। आयनिक यौगिक जो हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि धन और ऋण आवेश आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किंतु गलित अवस्था में या संगलित अवस्था में या जलीय अवस्था में, अब जल में घोलते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे हम जब भी NaCl को जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, और ऊष्मा का संचारण तो ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आयनिक ठोस जो हैं ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, है ना, उदाहरण की बात करता हूँ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ये NaCl, KCl। आपके फर्स्ट और सेकंड वर्ग के जितने भी या जो हैं मेटेलिक हैलाइड है, ठीक है, वो सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम का क्लोराइड भी है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट भी है, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बहुत सी बार कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं और पहचान, और वो उससे पूछता है कि पहचानिए ये किसका उदाहरण है। ठीक है, आयनिक ठोस का है, सहसंयोजक का है, या आणविक का है। आणविक में भी ध्रुवीय है या अध्रुवीय, इसलिए बेसिकली मतलब नॉर्मली इनमें एग्जाम्पल को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद हमारे पास जो तीसरा प्रकार है वो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में हम यहां पे बात करेंगे, इसे बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो धात्विक परमाणु होते हैं, जो परस्पर धात्विक बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन धातु होती क्या है, तो धातु के बारे में भी वैज्ञानिकों को जो राय है या जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। देखिए बेटा, धातुओं का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाना। जैसे हमने जितनी भी मेटल्स पढ़ी है, Na+, Mg+2, Ca+2, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सब पे प्लस होता है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धन आयन बनाती है, इसलिए ये कंसेप्ट कहा गया है कि धातुओं को इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में तैरता हुआ धन आवेशित पिंड कहा जाता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, धातुओं को इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में तैरता हुआ धन आवेशित पिंड कहा जाता है। तो अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कि यार इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो क्रिस्टल में लोकलाइज्ड होता है, घूमता रहता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत की चालक होती है मेटल्स।
धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, ठीक है। ये कठोर होती हैं, ठीक है, लेकिन ये आघातवर्धनीय भी होती हैं। इनकी चद्दरें बनाई जाती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, तन्ने होती हैं, इनके तार खींचे भी जाते हैं, ठीक है। और हीट और इलेक्ट्रिक की एक कंडक्टर होती है, हम जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो कितने सारे मेटल्स हैं हमारे पास, आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे। जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, स्कैंडियम ले लो, ठीक है, कैल्शियम ले लो, निकल ले लो, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ये है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है बेटा। और गलनांक क्योतांक इनके उच्च होते हैं। चलो जी, अब तीसरा है हमारे पास यहाँ पे जिसका क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है, और वो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक ठोस या हम इसको एक और नाम देते हैं नेटवर्क ठोस, ठीक है। अब ये नेटवर्क ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई, सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जो भाग लेते हैं, वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो बंध पाया जाएगा वह सहसंयोजक बंध होगा। और इसकी एक खास बात यह है कि ये जुड़ते जाते हैं और विशाल वृहद या बड़े अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। हम इन्हें नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी भौतिक अवस्था, तो इनकी भौतिक अवस्था सामान्यतः ठोस होती है, ठीक है, और ये मृदु ठोस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठोस और द्रव दोनों में ही हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके एमपीबीपी गलनांक क्योतांक इनके उच्च होते हैं, ठीक है, और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। किंतु यहाँ पर इसका कुछ अपवाद है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जाम्पल है। डायमंड हीरा इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें एल्यूमिनियम का नाइट्राइड है, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखो। कार्बन, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि नेटवर्क सॉलिड से ही है, ठीक है। यहाँ पे दो अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या क्या है सुन लीजिए। हीरा कठोर और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। जब सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक हैं तो ग्रेफाइट सुचालक क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जब सहसंयोजक यौगिक कठोर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट क्यों है? ये दो क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हीरा और ग्रेफाइट के केस में, क्योंकि बहुत सी बार क्या है ये क्वेश्चन आ जाता है ग्रेफाइट, ठीक है, और दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो इसको, ठीक है बेटा। तो हीरे के अंदर क्या होता है कि हीरे के अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से समचतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन की संरचना है ये, जिसके अंदर ये समचतुष्फलकीय रूप से जुड़ा है, और इसके बंध कोण का मान वही 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और त्रिविम संरचना होती है। इसलिए मैंने एक डार्क किया है और दूसरा डैश से समझाया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है, और इससे 4 कार्बन जुड़े होंगे, और इनकी संरचना भी क्या होगी बेटा? समचतुष्फलकीय होगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा, और जो जुड़ेंगे वो भी टेट्राहेड्रल होगा। इस प्रकार एक कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन परमाणु समचतुष्फलकीय रूप से जुड़ते जाते हैं, और हीरे की संरचना जो है वो सघन या जटिल हो जाती है, और इसलिए इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। शुद्ध अवस्था में सबसे ज्यादा गलनांक कोई अधातु है तो वो है डायमंड, हीरा, ठीक है। ध्यान देना बेटा इस चीज का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर जो संकरण होता है बेटा वो sp3 होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई होती है, वो बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और मैंने आपको बताया बॉन्ड एंगल, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की जो संरचना है वो होती है हेक्सागोनल, षटकोणीय संरचना ग्रेफाइट की।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहां पे, ये देखिए, एक कार्बन के 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पूरे ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना होने के कारण या फिर इसमें कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, इसलिए पूरे ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें कार्बन कार्बन बंध लंबाई की इन ग्रेफाइट, तो आपने देखा होगा बेटा कि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो षटकोणीय है, ठीक है, sp2 संकरण है। तो यहाँ जो बंध लंबाई होगी ना तो सिंगल बॉन्ड वाली होगी ना ही डबल बॉन्ड वाली होगी, दोनों के बीच की होगी। तो यहाँ पे बंध लंबाई हम मानते हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम या 1.41 एंगस्ट्रॉम भी आपको सीखने को मिलेगी। अब देखिए बेटा, ग्रेफाइट की 2 परतों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो होती है लगभग 3.42 एंगस्ट्रॉम। तो 2 परतों के बीच में डिस्टेंस या दूरी होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है, सरक जाती है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। स्नेहक के रूप में, घर्षण कम करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह हीरे और ग्रेफाइट के अंदर जो हमारे दोनों के दोनों कोवलेंट है और दोनों के दोनों क्या है, अपवाद है, ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसको आप। चलो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे आगे वाले पार्ट की। तो यहाँ तो पूरा ठोस है और इनका क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे आप सब ये क्वेश्चन जरूर लिखोगे, नोट करोगे कि ठोस ठोस क्यों होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसका आंसर आपको आना चाहिए। एक जो क्वेश्चन है जो रेगुलरली आ जाता है या पूछ लेते हैं कि जो पुरानी इमारतें हैं उनके जो दरवाजे पे जो दरवाजों की विंडो पे जो कांच लगे होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कांच है ये अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसमें फ्लूइडिटी का गुण होता है। तो ये ऊपर से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे आते हैं, बहेंगे तो बॉटम से तो ये क्या हो जाएंगे, मोटे, और ऊपर से हो जाएंगे पतले। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पुरानी जो खिड़कियों के शीशे होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, है ना, उनमें धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देने का भी एक ही रीजन है बेटा, क्योंकि जो कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान पे आ जाता है। तो जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिगड़ता है तो वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो शो होती है, इसलिए वो ब्लर दिखाई देते हैं या धुंधले दिखाई देते हैं। ये बेसिक वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक तो मैंने अभी भी आपको समझाया, उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये कौन सा सॉलिड है। जैसे मैंने बोल दिया प्लास्टिक, कार्बन, जिंक, पीतल, अब बताओ कौन कौन से सॉलिड है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एक इन सब में डिफरेंस, आयनिक ठोस में, सहसंयोजक ठोस में, धात्विक ठोस में और आणविक ठोस में क्या अंतर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अवयवी कण कौन से होते हैं, बीच में कौन सा बल है, कौन सा चालक है, कौन सा कुचालक है, ठीक है, कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है और कौन नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आप इसमें से ये पढ़ोगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा टॉपिक है आगे का, वो है यूनिट सेल, मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। क्रिस्टलीय जालक और मात्रक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय जालक व मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका क्या होती है? मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते हैं थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल आर नॉन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब ये
पहले मात्रक कोशिका के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टल जालक की। तो मात्रक कोशिका होती क्या है? देखो बच्चों, आप जब आपने कभी रोड के किनारे या कहीं भी जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ ईंटों का ढेर देखा होगा। बहुत सारी ईंटें जमी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें से आप एक ईंट निकालोगे तो उस एक ईंट को हम क्या बोलते हैं? मात्रक कोशिका। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझिए कि अगर हम उस ईंट को बार बार जमाते जाएं तो पूरा ढेर या क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी त्रिज्म की वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसकी बारंबार त्रिज्म में पुनरावृत्ति करने पर उस क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। उस क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है तो उस सूक्ष्मतम इकाई को बोलते हैं मात्रक कोशिका, यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल या मात्रक कोशिका के 3 डायमेंशन अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। सामने देखो एक बार, ये देखिए मैं यहाँ पे एक लैटिस बना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया। क्रिस्टल घनीय होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके 6 फलक हैं बेटा, 1 2 3 4, एक पीछे वाला एक आगे वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रत्येक फलक को 4 भागों में बांटूंगा। इस फलक को मैंने इस तरह से, ये 1 और ये 2 हो गए इसके 4 पार्ट। इसको बांट रहा हूं मैं, ये 1 और ये 2 हो गए इसके 4 पार्ट। नीचे वाले को बांटता हूं मैं, ये 1 और ये हो गए इसके 4 पार्ट। साइड वाले को मैं बांटता हूं इसमें 1 और ये हो गए इसके 4 पार्ट। पीछे वाले को बांटता हूं मैं 1 और ये हो गए इसके 4 पार्ट। और अब मैं फ्रंट वाले को बांटता हूं, ये 1 और अब ये हो गए इसके 4 पार्ट। तो अब जो ये बना है इसको भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। अब इसको मैं बाहर निकालता हूं। देखो मैं इसको वो मैं ब्लैक कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। और अब मैं इसको यहां से बाहर निकाल देता हूं। तो बाहर निकालूंगा तो ये इस तरह से बाहर निकलेगी, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। इसे बोलते हैं यूनिट सेल, मात्रक कोशिका। तो किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम छोटी से छोटी इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने पर त्रिविम, ठीक है, उस क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है तो उस सूक्ष्म इकाई को मात्रक कोशिका कहा जाता है। और उसकी त्रिविमीय संरचना को हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। यहाँ एक शब्द आता है ब्रेवोजालक, क्योंकि साइंटिस्ट एक गणितज्ञ वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले इस क्रिस्टल जालकों को 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का अध्ययन किया था, बताया था, इसलिए हम इसको ब्रेवोजालक के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मात्रक कोशिका के प्रकार, टाइप्स। और यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। यूनिट सेल वापस से समझ लीजिए, किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने पर उस क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर उस क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं मात्रक कोशिका। और उस जो बनेगा उसे बोलते हैं त्रिविम जालक, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। आ गई बात समझ में? चलो भाई, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं, ओके। और हमारे पास है यहाँ पर मात्रक कोशिका के पैरामीटर। मात्रक कोशिका के पैरामीटर, और फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन, है ना। मात्रक कोशिका के पैरामीटर, तो क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ठीक है। और इस पैरामीटर के आधार पर ही हम इसके प्रकार भी अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार की मात्रक कोशिकाएं वो कितने प्रकार के त्रिविम जालक बनेंगे, ठीक है बेटा। तो मात्रक कोशिका के पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे मात्रक कोशिका बना देता हूं। ये मात्रक कोशिका, यूनिट सेल, ठीक है। और अब आप देख लीजिए, इस यूनिट सेल में 3 तो है इसकी अक्षीय लंबाई जो मैंने डार्क की है, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं और इसको सी नाम दे देता हूं,
सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका में ये तीनों ए, बी और सी बराबर होती है। सन 2017 के अंदर पहला ही क्वेश्चन आया था इस पैरामीटर से, है ना, जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो ये ए, बी, सी तीन है अक्षीय लंबाई, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अक्षीय लंबाई। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ओके, अब देखिए ए और बी के बीच का एंगल है गामा, ए और सी के बीच का एंगल है बीटा, और बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा, और तीन है मेरे पास अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये है तीन अक्षीय कोण और तीन है इसकी अक्षीय लंबाई। तो मात्रक कोष्ठिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। पहला है अक्षीय लंबाई, ठीक है, पहली है अक्षीय लंबाई। तो अक्षीय लंबाई ए, बी और सी, तो इनमें बहुत से क्रिस्टल जालकों के अंदर ये बराबर भी हो सकती है, बहुत सी मात्रक कोष्ठिकाओं में ये ए, बी, सी तीनों बराबर भी हो सकती है। ए और बी बराबर हो लेकिन सी बराबर ना हो, या तीनों ही बराबर नहीं हो, है ना। इसी के आधार पर हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है मेरे पास ये अक्षीय कोण, दूसरा है मेरे पास बेटा अक्षीय कोण, और ये अक्षीय कोण भी अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। अल्फा, बीटा और ये गामा, तीनों कोण हैं, अल्फा, बीटा और ये गामा, तीन कोण हैं। तो कुल 6 पैरामीटर होते हैं मात्रक कोष्ठिकाओं के। तीन तो है मेरे पास अक्षीय लंबाई ए, बी और सी, और तीन है मेरे पास अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। और मैंने अभी भी आपको कहा था कि इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के पेपर में, पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है। चलो जी बेटा, अब हेडिंग डालिए। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। प्रकार से पहले वैसे मैं आपको जालक समझाऊंगा, लेकिन जालक में बाद में लिखा दूंगा आपको। लिखिए मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मात्रक कोष्ठिका, और मात्रक कोष्ठिका को हमने यहां पे 3 भागों में बांटा है, ठीक है। और उसके बारे में मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। पहला है सरल मात्रक कोष्ठिका, या हम इसको आद्य मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं बेटा, ठीक है। और यहां पे जो सेकंड प्रकार है मेरे पास, ठीक है, वो है केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका, है ना। और इस केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका के 3 प्रकार है बेटा, ठीक है। तो हम इसको इसी प्रकार से याद रखेंगे। तो पहला है मेरे पास बीसीसी, दूसरा है एफसीसी, और तीसरा है ईसीसी। हम इसका नाम भी बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सरल मात्रक कोष्ठिका की। सरल मात्रक कोष्ठिका क्या होता है? जब अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं तो हम इसे बोलते हैं सरल मात्रक कोष्ठिका। इसे क्या बोलते हैं? सरल मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। तो इसमें जो एक कण है, ये कितना पार्ट होता है मात्रक कोष्ठिका का वो सुनिए। तो एक कोष्ठिका में 8 कण है, तो एक का भाग कितना होगा? 1/8 हिस्सा, ठीक है। ओके, 1/8, ठीक है। और ये इंटू 8, तो हम यहां पे 8 से 8 कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? एक पार्टिकल्स। मतलब सरल मात्रक कोष्ठिका जो है वो एक कण के बराबर होती है। सरल मात्रक कोष्ठिका क्या होगी बेटा? एक कण के बराबर होगी। प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, सरल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है बीसीसी। बीसीसी को हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। सेकंड है जो हमारे पास वो है काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। अब काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका होती क्या है ये देखिए आप। जब अवयवी कण, सुनना ध्यान से, जब अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के 8 कोनों के अतिरिक्त
एक कण कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, एक कण कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है तो हम उसे बोलते हैं काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड सेल, काय केंद्रित मात्रक कोशिका। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी बेटा, देखिए आप अवयवी कण भाई 8 तो कोनों पे है तो उसका एक का हिस्सा 1/8 हो जाएगा, है ना, और प्लस एक कण क्या पे है, सेंटर में है, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित मात्रक कोशिका के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 2। ओके, चलो जी, तीसरा है मेरे पास यहाँ पर FCC, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। ठीक है, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जब अवयवी कण मात्रक कोशिका के 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब अवयवी कण मात्रक कोशिका के 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं तो हम इसे बोलते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको FCC में। ठीक है, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, सामने देखना बेटा, ये मैं मात्रक कोशिका बना रहा हूं, और अवयवी कण 8 कोनों पे तो रखे हुए हैं, इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर, ऊपर वाले फलक के केंद्र पर ये एक, इधर वाले फलक के केंद्र पर एक, नीचे वाले फलक के केंद्र पर एक, इधर वाले फलक के केंद्र पर एक, पीछे वाले फलक के केंद्र पे एक और आगे वाले फलक के केंद्र पर एक। ठीक है, तो अब अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जब 2 कमरे होते हैं तो बीच वाली जो दीवार है वो दोनों के लिए कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स यहां रखा होगा या जो पार्टिकल्स इस दीवार पे होगा तो वो आधा इधर होगा और आधा उधर होगा। मतलब कि क्या हुआ कि जो एक पार्टिकल्स है ये 2 फलकों के लिए उभयनिष्ठ होगा, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, जो एक कण जो केंद्र पे रखा हुआ है ये 2 फलकों के लिए, ठीक है, 2 फेस के लिए क्या होगा, कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा। जैसे मैंने भी अब आपको कहा कि जब 2 कमरे होते हैं कंटिन्यू तो बीच में जब एक दीवार होती है तो वही दीवार इस कमरे के लिए भी काउंट होगी और वही दीवार उस कमरे के लिए भी काउंट होगी, तो कॉमन दीवार हो गई। तो मतलब वो दीवार दोनों के लिए यूज में आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या 8 तो कोनों पर है सही, तो 1/8 × 8 प्लस 6 कण है, और ये उभयनिष्ठ है, मतलब एक जो पार्टिकल है ये दोनों के काम आ रहा है, क्योंकि इसके भी साइड में और भी मात्रक कोशिका होगी क्योंकि पूरा क्रिस्टल बनेगा। तो यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और ये 1 मतलब 4 कण, ये ध्यान देना आपको। तो FCC के अंदर फलक केंद्रित मात्रक कोशिका के अंदर यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बेटा, 4। ओके, चलो जी, अब एक और है आपके पास 4th, फिर मैं यहाँ पे इसकी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। ठीक है, केंद्रीय मात्रक कोशिका का तीसरा पार्ट है वो है ये है अंतः मात्रक कोशिका। ठीक है, अंतः मात्रक कोशिका। ओके, एंड सेंटर्ड क्या होती है, अंतः मात्रक कोशिका क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अंतः मात्रक कोशिका या एंड सेंटर्ड मात्रक कोशिका में क्या होता है कि जब 2 तरह से हम इसको यहाँ पे समझा सकते हैं कि अवयवी कण मात्रक कोशिका के 8 कणों पे उपस्थित होते हैं तथा यहाँ पर फलकों के एकांतर फलकों के केंद्र पर कण उपस्थित हो या समानांतर फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हो। ठीक है, अच्छा, अगर इस पे है तो इस पे नहीं होगा तो इस पे होगा, एकांतर हो गया बेटा, हो गया ना। तो जब अवयवी कण या तो मैं कहूं समानांतर फलकों के केंद्र पर, इसके समानांतर में ये फलक है तो हम इसे बोलते हैं अंतः केंद्रीय मात्रक कोशिका। तो इस केस के अंदर देखो ये समानांतर है इसके, आगे बात समझ में, ये इसके समानांतर है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था अगर हम देखें इसके अंदर तो कितने होंगे, 1/8 × 8, ठीक है, प्लस 2 कण है और ये उभयनिष्ठ होंगे, ये भी दूसरी वाली मात्रक कोशिका के लिए। तो यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कण। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स होते हैं अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका के अंदर। ठीक है, ओके बेटा।